बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुबशर नज़र। भारत से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो भारत से सामने आई है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। आपके सामने रखेंगे कि भारत के अंदर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जारी है। बहुत बड़ी लड़ाई इस वक्त तक जारी है। ये लड़ाई कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, और ये कौन लोग हैं जो किसके साथ बरसरे पैकार हैं, भारतीय फौज को क्यों मार रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पर वो इतनी बड़ी तबाही क्यों मचा रहे हैं, ये सारी बात आज रखेंगे इस वीडियो में। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए तशरीफ लाए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। आपका मेरा ये ताल्लुक कायम रहे और मैं इसी तरह जिम्मेदारी के साथ आप तक तमाम हक़ाइक़ पहुँचाता रहूँ। दोस्तों, भारत के 22 फौजियों की लाशें अब तक बरामद हो चुकी हैं। उनमें बेइंतहा फौजी ऐसे हैं जो अब तक लापता हैं। 30 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं और उनमें बहुत ज़्यादा शदीद ज़ख्मी भी शामिल हैं। ये लड़ाई कहाँ हो रही है? भारत की रियासत छत्तीसगढ़ में ये लड़ाई इस वक्त जारी है। छत्तीसगढ़ में लड़ाई होने की वजह क्या है, उसके पीछे तारीखी क्या अमामिल कार फरमा है, यह छत्तीसगढ़ की तारीख क्या है, यह आज आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो को एंड तक मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको तमाम हक़ाइक़ से आज आगाह करूंगा। भारतीय रियासत छत्तीसगढ़, जिसका रकबा 1,35,192 मुरब्बा किलोमीटर है, बहुत बड़ा रकबा है, नो डाउट बहुत बड़ा रकबा है। यह भारत की रकबे के लिहाज से 9वीं बड़ी रियासत है, या सूबा कह लीजिए, रियासत कह लीजिए। पहले यह रियासत मध्य प्रदेश का हिस्सा थी। वहां के लोगों ने 80 साल तक तहरीक चलाई कि हमें अलग रियासत का दर्जा दिया जाए। तो 1920 के अंदर यह तहरीक शुरू हुई और तकरीबन सन 2000 में आकर इनको अलग रियासत का दर्जा दिया गया। 1 नवंबर सन 2000 को यह अलग रियासत बन गई, अलग एक सूबा के तौर पर। जैसे हमारा नाम चेंज किया गया खैबर पख्तूनख्वा का, अलग सूबा अभी चल रहा है। जनूबी पंजाब के तहरीक चल रही है जनूबी पंजाब को अलग सूबा इंतजामी तौर पर बनाने की। हमारे यहाँ तो खैर ऐसी कोई अलहदगी पसंद जो है वो तंजीमें नहीं है। खैर, हम इंतजामी तौर पर अपने सूबों की इकाइयों में तब्दीलियाँ करते रहते हैं। इसकी आबादी की बात की जाए 2020 के मुताबिक 3 करोड़ इसकी आबादी थी और आबादी के लिहाज से ये भारत का 17वां बड़ा सूबा या 17वीं बड़ी रियासत समझी जाती है। इसकी जीडीपी भारत की बाकी तमाम रियासतों में सबसे ज़्यादा है। सबसे तेज़ तरीन डेवलपमेंट भारत के इसी सूबे या इसी रियासत की है। कुदरती वसाइल से मालामाल है, जिनमें एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा यहाँ से निकलती है और बिजली की पैदावार बहुत ज़्यादा है। कोयला बहुत ज़्यादा यहाँ से निकलता है। भारत के अंदर दूसरा सबसे बड़ा कोयले का ज़ख़ीरा इसी रियासत के अंदर मौजूद है, छत्तीसगढ़ में। उसके अलावा लोहा बहुत ज़्यादा निकलता है। राइस बाउल ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है, यानी कि बहुत अच्छी किस्म के चावल यहाँ पाए जाते हैं। सीमेंट पूरी भारत का, एक अदाद शुमार के मुताबिक पूरी भारत का 50% सीमेंट छत्तीसगढ़ से बनता है। उसके बाद चाय के बहुत ज़्यादा बागात हैं। चाय पत्ती यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती है। 2020 के सर्वे के मुताबिक इस रियासत को भारत की सबसे साफ सुथरी रियासत का दर्जा दिया गया है। इन लोगों को सफाई की बड़ी आदत है, इसलिए वो भारतीय फौज को मार भी रहे हैं और बड़ी अच्छे तरीके से भारतीय फौज की सफाई यहां से कर रहे हैं। इसका पुराना नाम है दक्षिणा कोशाला। पुराना नाम, दक्षिणा का मतलब होता है जनूबी, मतलब जनूबी कोशाला इसका नाम है। इसका ये नाम क्यों है? क्योंकि हिंदुओं के एक भगवान है राम, उसके आबाओ अजदाद का जो ताल्लुक है वो इसी रियासत से है। भगवान की जो राम है, उनके भगवान है, उसकी माँ का नाम था कौसल्या और उसी के नाम से इस रियासत का नाम रखा गया था। अब छत्तीसगढ़ इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसके अंदर 36 मजबूत किले थे पुराने दौर में और इस रियासत के ऊपर 36 मजबूत राजे अपनी हुक्मरानी जमाए हुए थे। 36 राजे 36 किलों के अंदर रहते थे और मजबूत किले थे हिंदुस्तान के उस वक्त के, तो इसलिए इसको आज छत्तीसगढ़ का नाम दिया जाता है। और शरह ख्वानगी इसकी बहुत अच्छी है, 84% इसकी शरह ख्वानगी है। अगर ख़वातीन में शरह ख्वानगी की बात करें तो 73%, 73% औरतें यहाँ की पढ़ी लिखी तस्वुर की जाती है। और यहाँ बहुत अहम बात कि इस रियासत के 44% रकबे पर 44% जो एरिया है उसके ऊपर जंगलात हैं। इस जंगलात में फ़िलहाल माओ जो बागी हैं, जिनको भारतीय हुकूमत माओ बागी कहती है, उनका कब्ज़ा है। ये वो रियासत है जहाँ पर छत्तीसगढ़, जहाँ पर लड़ाई चल रही है माओ बागियों और भारतीय फौज के दरमियान में। इंडियंस जिनको माओ बागी कहते हैं, ये कौन है ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिकली भारत के अंदर 2 अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं, जिनमें नक्सलाइट एक का नाम है और दूसरे का नाम माओइस्ट है।
ये दो तहरीकें यहाँ पर बहुत जोरों शोर से चल रही हैं। इनमें कुछ लोग कार्ल मार्क्स के पैरोकार हैं, कुछ लेनिन के पैरोकार हैं और कुछ माओ जे तंग जो चाइना से कॉन्सेप्ट आया था उसके पैरोकार हैं। अच्छा, ये चाहते क्या हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है? इनका कॉन्सेप्ट है कि रियासत के जितने भी शहरी हैं उन सब का रियासत के ऊपर पूरा हक है और रियासत उन तमाम शहरियों की मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार है। ये जागीरदाराना और सरमायादाराना निज़ाम के खिलाफ हैं। इस तहरीक, ये जो तहरीकें आपको मैंने पहले बताई, इनका आगाज़ 1967 में हुआ था। वेस्ट बंगाल में एक इलाका है नक्सलबारी गांव है, एक छोटा सा नक्सलबारी। वहां पर उस गांव में एक छोटा सा किसान रहता था, थोड़ी सी उसकी ज़मीन थी, उसके ऊपर भी जागीरदारों ने कब्जा किया हुआ था। जब वो अपनी ज़मीन को दोबारा उसके ऊपर फसल उगाने के लिए जाता तो वो उसको ऊपर जुल्म करते, उसके ऊपर तशद्दुद करते, उसको मार के वहां से निकाल देते। तो उसने वहां पर इस जुल्म के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई। बहुत से लोग इसके साथ मिल गए, बहुत से लोग जो कार्ल मार्क्स के मानने वाले थे या लेनिन के मानने वाले थे या माओ जे तंग के मानने वाले थे, जो सरमायादाराना निज़ाम के खिलाफ थे, वो उसके साथ मिल गए। इनका एक ग्रुप बन गया। वो ग्रुप बढ़ता बढ़ता बहुत से स्टूडेंट्स भी उनके साथ मिल गए। फिर वो लोग मुसल्ला भी हो गए। मुसल्ला होने के बाद इनकी तादाद इस वक्त एक ज़राए के मुताबिक बताई जाती है कि 30,000 के लगभग है। उनमें सबसे ज़्यादा लोग मुसल्ला हैं और बहुत ज़्यादा ट्रेंड हैं और ख़वातीन बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर ट्रेंड है। इनका एक बाकायदा सियासी फेस भी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इनका एक सियासी चेहरा है। ये भारत के अंदर बाकायदा तौर पर इलेक्शन भी लड़ते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये इनका सियासी फेस है, जिनको भारतीय अफवाज या इंडियंस जो हैं वो माओ बागी जिनको कहते हैं। तकरीबन 60 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 60 ज़िलों या बड़े शहरों में ये ऑपरेट कर रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा मुतासरा रियासतें हैं भारत की माओ बागियों से, उनमें झारखंड है, बिहार, छत्तीसगढ़ तो सादर इनका गढ़ है, मध्य प्रदेश भी इनका गढ़ है, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल ये इलाके इनका गढ़ समझे जाते हैं। अब आपके सामने एक छोटा सा मैं नक्शा भी रखता हूं। ये सामने आपके नक्शा नजर आ रहा होगा आपको, ये आपको यहां पर नजर आ रहा होगा, कुछ इलाका यहां पर रेड नजर आ रहा है। इस रेड इलाके में बहुत ज्यादा होल्ड है माओ बागियों का। उसके बाद एक जर्द सा इलाका नजर आ रहा होगा, यहां पर थोड़ा कम होल्ड है माओ बागियों का, और एक ग्रीन इलाका नजर आ होगा, यहां और थोड़ा कम है। लेकिन अगर हुकूमती रेट की बात की जाए तो इन इलाकों में हुकूमती रेट ना होने के बराबर है। चाहे वो ग्रीन नजर आ रहे हैं इलाके आपको, चाहे वो आपको रेड इलाकों में, तो बिल्कुल नो गो एरियाज है ना, यहां पर हुकूमती रेट है ही नहीं। यहां पर माओ बागियों का मुकम्मल कंट्रोल है। वो रियासत के अंदर अपनी एक रियासत चला रहे हैं, उनका अपना एक सिस्टम है। वो अपने मफादात के लिए बहुत से लोगों को इस्तेमाल भी करते रहते हैं। बाज़ औक़ात वो इंडिया से लोगों को अगवा भी कर लेते हैं, तवान लेके भी छोड़ देते हैं। ज़्यादातर ये लोग अपने जो कैदी हैं उनको छुड़वाने के लिए या दूसरे लोगों को अगवा करते हैं और फिर अपने कैदियों के बदले में उनको एक्सचेंज करते हैं। बिल्कुल वही तरीकाकार है जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने अपनाया हुआ है। यानी कि समझ लीजिए कि ये भारत के अंदर अलहदगी पसंद तंजीम है और ये चाहते हैं कि हमें एक अलग रियासत दी जाए, क्योंकि देखा जाए तो इसके ये एक जो है वो बहरी जो रास्ता है वो इनके साथ लगता है, समंदर इनके साथ लगता है, साहिली इलाके हैं। ये चाहते हैं कि हमें एक अलग रियासत दी जाए, उनका हमारा अपना एक निज़ाम हो, हम अपना कम्युनिस्ट निज़ाम वहां पर चलाना चाहते हैं। तो ये वो सिस्टम है। तो अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जितने लोग अब तक मर चुके हैं उनमें तकरीबन 20,000 लोग इसके अंदर जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद सिविलियन लोगों की है और दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा तादाद जो है वो इन्हीं की है, आर्मी के जो लोग हैं, जो आर्मी के ऑफिशियल्स हैं, उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। और जो सबसे कम तादाद है वो यहाँ के बागी, जो मरने वालों में सबसे कम तादाद बागियों में। इनकी सावधानी, इनकी ट्रेनिंग के ऊपर आप ये सोच के इनकी ट्रेनिंग का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय फौज ने इनके ऊपर अटैक किया है। अभी ज़िला बास्टर्ड एक इलाका है, वहाँ पर ऑपरेशन भारतीय हुकूमत की जानिब से किया गया। तकरीबन 2000 की तादाद में वहां पर फौजी भेजे गए हैं। अब इनकी ट्रेनिंग का अंदाजा लगाएं आप माओ बागियों की कि वहां पर 22 फौजियों की लाशें अब तक मिल चुकी हैं। बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं फौजी जो अब तक लापता हैं, जिनकी लाशें भी नहीं मिल रही हैं। और तकरीबन 30 से ज्यादा लोग जो है जख्मी, उनमें शदीद जख्मी भी शामिल है, जो तकरीबन मरने के करीब हैं। और बागियों की बात की जाए तो उनके सिर्फ एक खातून की लाश मिली है। सिर्फ इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, उनके सिर्फ एक खातून की लाश मिली है, वो भी पत्नी इनको कैसे मिल गई, वरना तो वो उनका कोई आदमी भी अभी तक जो है वो मरा हुआ लाश जिसकी बरामद अभी तक नहीं हो सकी। इनकी ट्रेनिंग का आप अंदाजा लगा लें। इसके ऊपर मोदी ने भी बयान दिया है, उसके बाद अमित शाह ने भी बयान दिया है, भारत के प्रेसिडेंट का भी बयान आया है कि जो लोग इस जंग के अंदर जो है वो जाँ बहक हो गए हैं, उनकी फैमिलीज़ के साथ हमें हमदर्दी है, हम उनके साथ खड़े हैं, ये उनका जो है वो बयान आया है। अच्छा, उसके बाद मुतालबा क्या है इनका? मुतालबा यही है इनका कि जो छत्तीसगढ़ के वसाइल हैं या जो यहाँ की ज़मीनें हैं उन पर मकामी लोगों का सबसे ज़्यादा हक है, उनको ये हक दिया जाना चाहिए। अब असल में ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं है,
या कोई दहशतगर्दी की लड़ाई नहीं है, अब ये आज़ादी की लड़ाई बन चुकी है। वो अपना हक छीन रहे हैं भारत से, बल्कि वो छीनना जानते भी हैं, इसलिए इनके ऊपर गैर मुल्की सपोर्ट का इल्ज़ाम भी लगाया जाता है। कहा जाता है कि इनको गैर मुल्की, खास तौर पर इसको चाइना की तरफ से कहा जाता है कि इनको सपोर्ट दी जाती है, क्योंकि साफ ज़रा एक कम्युनिस्ट हैं और चाइना भी, जो माओ ज़ेडुंग थे उनके रहनुमा, वो भी कम्युनिज्म की तरफ ज़्यादा रुझान करते थे। कम्युनिज्म के बारे में ज़्यादा बातें चाइना में की जाती हैं, इसलिए यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि चाइना उनको फुल सपोर्ट करता है। तो ये वो सारी बातें थी जो आपके सामने रखना थी। अब भारत जो है वो टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है, जिसकी बहुत साल पहले प्रेडिक्शन की जा रही थी, बार बार बहुत से लोगों ने इस पर बात की है। मैं भी आज इस पर वीडियो बनाने पर मजबूर इसलिए हुआ कि भारत में अब जो है आज़ादी की तहरीकें बहुत ज़्यादा जोर पकड़ चुकी हैं, और ये मोदी की बेवकूफ़ाना और बंदर बांट जो है, समझ लीजिए, उसकी वजह से, या उसकी जो एक बेवकूफ़ाना हरकतें हैं उसकी वजह से इन तहरीकों ने बहुत जोर पकड़ लिया है। और ये फ़िलहाल पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत जितना ज़्यादा मुस्तहकम होगा वो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को उतना कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। तो फिलहाल हम इनके साथ तो नहीं है, लेकिन भारत ने अपने हालात खुद ख़राब करने को शुरू कर दिए हैं, और उनका अपना जो हुक्मरान है वो खुद ही समझ लीजिए कि बंदर के हाथ में माचिस है और उसको एक बारूद के ढेर के ऊपर बिठा दिया गया। वो किसी वक्त भी शरारत कर सकता है और बहुत बड़ा लावा फट सकता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। फिलहाल सियासी तौर पर हो सकता है, या समझ लीजिए जोग्राफियाई तौर पर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और इसको लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। हम खालिस्तान सिर्फ आपके लिए ही ये तमाम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके लाते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपने दोस्तों का, अपने चैनल का बहुत सा ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।